आज हम लिक्विड स्टेट या द्रव अवस्था के बारे में कुछ बात करेंगे। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये हम जानते ही हैं। इन तीनों के बारे में ही अध्ययन आपने कुछ पहले से किया हुआ होगा। उसी के बारे में कुछ थोड़ा सा और अध्ययन अपने को करना है, तो अपन करते हैं। ठोस और गैस, इन दोनों के मध्य की अवस्था होती है द्रव अवस्था। किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित होती है, और द्रव को गर्म करते हैं तो वो गैस या वाष्प में परिवर्तित होती है। और इसके विपरीत यदि हम किसी गैस को संपीड़ित करें या उसके तापमान को कम करें तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और द्रव के तापमान को और कम करें तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात पदार्थ की ये तीन अवस्थाएं जो मुख्य हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों ही परिवर्तनशील हैं, और परिस्थितियां बदलकर हम इनको एक से दूसरे में परिवर्तित कर पाते हैं। तो द्रव अवस्था जिसके बारे में अपने को बात करनी है, वो एक तरीके से ठोस और गैस इन दोनों के साथ ही साम्य अवस्था में रहती है। किसी ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित होती है, और उसको हम कहते हैं गलनांक। जैसे बर्फ है, बर्फ को हम फ्रीजर में से निकालें तो उसका तापमान यदि हम नोट करें तो -2, -4, -5 कुछ हो सकता है। बाहर इसको निकाल के रखें तो इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ता हुआ 0 डिग्री पर जाएगा, और 0 डिग्री पर फिर वो द्रव में परिवर्तित या जल में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका गलनांक कहलाएगा। दूसरी तरफ यदि हम जल को ठोस में या बर्फ में परिवर्तित करना चाहें तो हम जानते हैं कि वापस उसका तापमान कम करना पड़ेगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर वो बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बर्फ जल में परिवर्तित होता है और जल बर्फ में परिवर्तित होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी ठोस का गलनांक और द्रव का हिमांक, ये दोनों एक ही बिंदु होते हैं। और इसी तरीके से किसी द्रव का क्वथनांक और गैस का द्रवणांक, ये एक ही बिंदु होते हैं, अर्थात तापमान इनका एक ही होता है। और द्रवों को हम एक तरीके से संघनित गैस, क्योंकि बीच की अवस्था है तो हम कह सकते हैं कि कंडेंस्ड गैस है या संघनित गैस है, या पिघला हुआ ठोस है। क्योंकि बीच की अवस्था है तो इसलिए हम ठोस को पिघला के द्रव बनाते हैं तो हम इसको पिघला हुआ ठोस कह सकते हैं, और संघनित करके या कंडेंस करके गैस को द्रव में परिवर्तित करते हैं, इसलिए इसको संघनित गैस भी कह सकते हैं। लेकिन फिर भी जो द्रवों का गुणधर्म है वो गैस की अपेक्षा ठोसों से अधिक मेल खाता है। किस तरीके से? जी देखें आप ये एग्जाम्पल, हम बर्फ और जल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अर्थात बर्फ, इसका घनत्व 0.92 होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल, जल का घनत्व 1.00 मानते हैं। तो ये लगभग दोनों आसपास है मान, या लगभग समान है। लेकिन वहीं उसी तरह की तरफ दूसरी तरफ हम जल और जल वाष्प में कंपैरिजन करें तो जल का घनत्व वही 0.89 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है ना, क्योंकि बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमती है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है।
तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व 0.89 इस 0 डिग्री से कम होगा थोड़ा सा, क्योंकि ताप बढ़ने के साथ घनत्व कम होता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल वाष्प का घनत्व ये देखिए 0.0008 यानी काफी कम है। इन दोनों में यदि हम तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो जल का घनत्व और जल वाष्प के घनत्व में काफी अंतर है, जबकि यहां पर ठोस यानी बर्फ और जल द्रव इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ठोस एवं जल के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो काफी प्रबल होता है, जिसकी वजह से अणु काफी नजदीक नजदीक होते हैं। और गैस के अणुओं में ये आकर्षण बल काफी कम होता है या दुर्बल होता है, और अणुओं के बीच में सिर्फ वंडरवॉल्स फोर्सेस ही काम करते हैं, और वंडरवॉल्स फोर्सेस वीक होते हैं, तो इसलिए अणु भी दूर दूर होते हैं। दूसरी तरफ यदि हम संपीड्यता की बात करें, तो हम जानते हैं कि द्रव और ठोस इन दोनों को ही यदि हम संपीडित करें अर्थात दबाएं, तो ये नगण्य दबती है, यानी इनको दबाया नहीं जा सकता। द्रव को हम बहुत कम दबा पाते हैं या दबा सकते हैं, 3% के लगभग, और ठोसों को हम असंपीड्य मानते हैं। तो ठोस एवं द्रव ये दोनों लगभग असंपीड्य माने जा सकते हैं, जबकि गैसों में संपीड्यता बहुत अधिक होती है, गैसों को हम बहुत अधिक दबा पाते हैं। आयतन की यदि हम बात करें तो ठोस और द्रव इन दोनों का ही आयतन निश्चित होता है, फिक्स है, और जबकि गैसों के लिए हम क्या कहते हैं कि इसका आयतन निश्चित नहीं है, जिस भी पात्र में गैस रखी जाएगी उसी का आयतन ग्रहण कर लेगी या बना लेगी। यदि एक ही गैस को हम छोटे पात्र में भी रख सकते हैं, बड़े पात्र में भी रख सकते हैं। इसी तरीके से विशिष्ट ऊष्मा, तो ठोस एवं द्रव इनकी विशिष्ट ऊष्माएं काफी नजदीक होती हैं, लेकिन गैस अवस्थाओं की काफी भिन्न होती है। इसी तरीके से विसरण की यदि हम बात करें, तो विसरण भी द्रव और ठोसों में लगभग नहीं होता, जबकि गैसों में विसरण का गुणधर्म पाया जाता है। इस तरीके से जो द्रव हैं वो गैस की अपेक्षा ठोस के अधिक नजदीक होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज ठोस से अधिक मिलती हुई होती है। ठीक है। क्लासिफिकेशन के बारे में यदि हम बात करें, द्रवों के वर्गीकरण को या क्लासिफिकेशन की, तो इनको हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं या इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला, आयनिक द्रव या आयनिक लिक्विड्स। इसमें द्रव के कण आयन के रूप में होते हैं, जैसे गलित सोडियम क्लोराइड। गलित से तात्पर्य क्या है? सोडियम क्लोराइड हम जानते हैं NaCl खाने का नमक होता है, सॉलिड होता है सफेद रंग का, लेकिन यदि हम इसको पिघला दें, गलित अवस्था में ले लें, तो वो गलित सोडियम क्लोराइड कहलाएगा, द्रव अवस्था कहलाएगी। और उस द्रव अवस्था में यानी गलित सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस ये दोनों ही मौजूद रहेंगे और पूरे द्रव में गतिमान भी रहेंगे। अर्थात यदि हम इसमें विद्युत प्रवाहित करें तो विद्युत का प्रवाह होगा, अर्थात वो विद्युत का चालक होगा। जबकि ठोस सोडियम क्लोराइड में, इसमें भी सोडियम और क्लोराइड का आयंस हैं, लेकिन वो माइग्रेट नहीं करेंगे या इसमें जो कंडक्टिविटी है, चालकता है, वो नहीं पाई जाएगी। तो एक तो हो गए आयनिक लिक्विड्स। दूसरा, धात्विक
द्रव या मेटालिक लिक्विड्स, इसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी गलित अवस्था में धातुएं हैं या मरकरी है। गलित अवस्था में धातुओं से हमारा मतलब है आप कॉपर को पिघला दीजिए, आयरन को पिघला दीजिए, एल्यूमिनियम को पिघला दीजिए, तो वो हमारे मेटालिक लिक्विड्स हो गए। तीसरा हो गया संयोजित द्रव या कोहेसिव लिक्विड्स। इसमें द्रव के अणु हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जैसे जल और अल्कोहल। जल H2O यानी HOH और अल्कोहल ROH। ठीक है, तो इसमें OH ये यानी इस तरीके से आप देखें तो आप देखते होंगे कि ये R O और H ये हमारा अल्कोहल हो गया। और यहां पर एक दूसरा अल्कोहल का अणु आप यदि बनाएं तो R O और H ये अल्कोहल का दूसरा अणु और इनके बीच में ये बॉन्ड। तो यहां पर ये हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन अणुओं के बीच में एक सेतु का काम करता है। ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड से काफी कमजोर होता है। हाइड्रोजन के बॉन्ड के बारे में आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। तो इन कोहेसिव लिक्विड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और चौथा हो गया सह संयोजक द्रव या कोवलेंट लिक्विड्स। इनमें अणुओं के मध्य वैन डर वाल्स बल उपस्थित रहते हैं, जैसे कार्बनिक द्रव या ऑर्गेनिक लिक्विड्स जैसे ईथर है, बेंजीन है, टोल्यून है, ये सब लिक्विड्स हैं और इन्हें हम कोवैलेंट लिक्विड्स कहेंगे। तो इस तरीके से हम 4 कैटेगरीज में हम लिक्विड्स का कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कर सकते हैं। आयनिक द्रव, धात्विक द्रव, संयोजित द्रव और सह संयोजक द्रव। इस 4 तरीके से हम भागों में इसको बांट सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।